चलिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां कोई दुख ना हो। आज हम 600 साल पुराने एक ऐसे ही सपने की गहराई में उतरेंगे जो आज भी उतना ही जरूरी है। ये सपना है संत रैदास के एक आदर्श शहर का। जरा सोचिए, एक ऐसे शहर के बारे में जहां किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, जहां किसी तरह का डर नहीं है और कोई दुख तो है ही नहीं। नहीं, ये भविष्य की कोई कल्पना नहीं है। ये 15वीं सदी के एक संत का देखा हुआ सपना था, और ये सपना हमारे आज के समाज के बारे में बहुत कुछ कहता है। और इस सपने को एक नाम दिया गया था, बेगमपुर, यानी बिना गम का शहर। पर यह सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल नहीं था। ये एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक के मन की कुंजी है जिसने अपने पूरे युग को चुनौती दे डाली थी। देखिए, बेगमपुर को किसी नक्शे पर खोजने की कोशिश मत कीजिएगा। ये कोई असल जगह नहीं थी, बल्कि ये एक सोच थी, एक ब्लूप्रिंट था, एक ऐसे समाज का जो उस समय मौजूद हर नियम से बिल्कुल अलग था। और इसके जो नियम थे वो तो वाकई में क्रांतिकारी थे। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई चिंता नहीं, और घूमने फिरने की पूरी आज़ादी। जरा सोच कर देखिए, उस दौर में जब दुनिया कठोर सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई थी, तब ये विचार कितना नया और कितना अजीब लगा होगा। तो सवाल ये उठता है कि 15वीं सदी के उस माहौल में इस तरह की एक क्रांतिकारी सोच के पीछे आखिर कौन था, किसका दिमाग था? तो मिलिए संत रैदास से, बनारस के 15वीं सदी के एक कवि, एक संत और एक मोची। जी हाँ, एक ऐसा इंसान जिसकी सामाजिक हैसियत उसे चुप कराने के लिए काफी थी, लेकिन जिसकी आवाज सदियों तक गूंजती रही। वो अकेले नहीं थे, मशहूर कवि कबीर भी उन्हीं के समय में थे। दोनों ने ही उस दौर की व्यवस्था को चुनौती दी, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, उनके तरीके एक दूसरे से बहुत अलग थे। और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। अगर कबीर की कविता में वैशाख की गर्मी थी, एकदम सीधी और चोट करने वाली, तो वही रैदास की कविता में माघ की ठंडक थी, शांत, विनम्र, लेकिन उतनी ही अटल और मजबूत। और यही उनके दर्शन का केंद्र है, कामकाजी संत का विचार। देखिए, उस समय आध्यात्मिकता का मतलब अक्सर दुनिया को छोड़ देना होता था। रैदास ने कहा, नहीं, ईश्वर को अपने रोज के काम में भी पाया जा सकता है, यहाँ तक कि जूते सिलने जैसे काम में भी। एक कहानी इस विश्वास को बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, किसी को एक पारस पत्थर दिया जाए जो लोहे को सोना बना सकता है। रैदास को यही पेशकश की गई थी, पर उन्होंने उसे 1 साल तक छुआ तक नहीं। और पता है क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि असली जादू तो इंसान के अपने श्रम में है। रैदास के लिए संदेश बिल्कुल साफ था। असली कीमत चमत्कारों से नहीं, बल्कि अपने ही हाथों के काम से आती है। मेहनत अपने आप में पूजा का ही एक रूप थी। और काम की गरिमा में यही विश्वास उनके सबसे शक्तिशाली काम की नींव बना। जाति व्यवस्था को उनकी सीधी चुनौती। उन्होंने अपनी पहचान को एक शांत लेकिन बहुत गहरे विद्रोह के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। एक ऐसे समाज में जहां जन्म से मिली जाति ही किसी की किस्मत तय करती थी, ज्यादातर लोग अपनी नीची कही जाने वाली जाति को छिपाने की कोशिश करते। पर रैदास ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने इसे अपनाया और जिसे शर्म का प्रतीक माना जाता था, उसे सम्मान के तमगे में बदल दिया। और ये एक पंक्ति सब कुछ कह देती है। उन्होंने खुद को सिर्फ चमार नहीं कहा, उन्होंने खुद को खलास चमारा कहा, यानी एक आजाद चमार। ये पहचान और मुक्ति की एक बहुत शक्तिशाली घोषणा थी। वो इससे बिल्कुल नहीं कतराए। उन्होंने सीधे सीधे उस काम के बारे में लिखा जिसे ऊंची जातियां अशुद्ध मानती थीं, और ऐसा करके उन्होंने समाज के पाखंड का सीधे तौर पर सामना किया। और फिर उन्होंने आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती दी। उन्होंने दावा किया कि उनकी सच्ची भक्ति की वजह से ब्राह्मण भी उनके सामने झुकते हैं। ये सिर्फ एक दावा नहीं था, ये तो पूरे सामाजिक ताने बाने को उलटने जैसा था। ये तर्क देना था कि किसी व्यक्ति की कीमत उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसकी भक्ति से तय होती है। तो ये सब 600 साल बाद क्यों मायने रखता है? क्योंकि जब रैदास के सपने को परत दर परत समझा जाता है, तो ये आश्चर्यजनक रूप से काफी जाना पहचाना लगने लगता है। जरा बेगमपुर के मूल सिद्धांतों को याद कीजिए, पूरी तरह से समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। अब उन सिद्धांतों के बारे में सोचिए जो आधुनिक लोकतंत्रों की नींव है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ये समानता वाकई में हैरान करने वाली है।
हमें अक्सर बताया जाता है कि ये मूल्य पश्चिम से आए हैं, लेकिन यह सबूत है कि वे भारत की अपनी दार्शनिक परंपराओं में कितनी गहराई से बसे हुए हैं। रैदास जैसे संत इन विचारों के बारे में सदियों पहले बात कर रहे थे। मतलब संत रैदास का बेगमपुर सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए सबसे शुरुआती और सबसे शक्तिशाली भारतीय दृष्टिकोणों में से एक है। तो ये हमें इस अंतिम और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। रैदास ने 600 साल पहले एक आदर्श का सपना देखा था। आज हम उस सपने को हकीकत में बदलने के कितने करीब हैं?